हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविष्का नॉलेज पॉइंट। मैं पूजा वर्मा, मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाती हूँ। आज मैं कार्बन तथा उसके यौगिक की तीसरी क्लास लेकर के आई हूँ। आपको दो क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आज अपन करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक में कुछ कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो कंपाउंड है वो है CFC। नाम सुना होगा, क्या नाम होता है? क्लोरो। सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और फिर सी से कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। दूसरा नाम इसका क्या होता है? फ्रियोन। इसको कहा जाता है फ्रियोन। ठीक है, इसको बनाने की विधि देखते हैं सबसे पहले कि CFC को बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए लिया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया करवा दी जाती है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा दी जाती है। उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है एंटीमनी का क्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड लिया जाता है एज ए कैटलिस्ट। और क्या बनता है? एक जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ में रिमूव हो जाता है, CfCl3 बनता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl बनता है। ये जो है वो क्या है? फ्रियोन है, यानी कि CFC है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। हो गया ना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, ये CFC है। इसके मुख्य मुख्य गुणों की बात करें तो मुख्य गुण कैसे हैं? वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है, यानी कि वाष्पशील होता है, वोलेटाइल होता है। ये अज्वलनशील है, बाहर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता है, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है। मध्यम विषैला होता है, मध्यम मतलब इसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो मध्यम प्रकार की होती है। रासायनिक रूप से ये अक्रिय होता है, प्रकृति में किसी भी प्रकार की कोई क्रियाएं नहीं करता है, प्राकृतिक रूप से अक्रिय है ये। इसका क्वथनांक जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, फ्रियोन का नामकरण कैसे करते हैं? फ्रियोन को, इनका नोमेनक्लेचर कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका नामकरण कैसे करते हैं? तो देखिए कि फ्रियोन का जो नामकरण करते हैं वो X, Y और Z के रूप में करते हैं। यहाँ पर X का मतलब क्या होता है कि कार्बन की जितनी संख्या है उसमें से एक घटा दी जाए। Y जो है वो हाइड्रोजन को बिलोंग करता है और जितने हाइड्रोजन है उसमें एक जोड़ दिया जाए। और Z जो है वो फ्लोरीन को बताता है, जितने फ्लोरीन है उसके बराबर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। XYZ के रूप में इसका नामकरण किया जाता है। जैसे अपन देखते हैं CF2Cl2 का नामकरण क्या होगा, इस फ्रियोन का नामकरण क्या होगा। तो X जो है वो किसको बता रहा है? C को बता रहा है, तो C एक है, यहाँ पे एक में से एक घटा दिया, 0 बच गया। इसी तरीके से Y है, हाइड्रोजन को बताता है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए 0 हाइड्रोजन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। और फ्लोरीन Z जो है वो फ्लोरीन को बता रहा है, फ्लोरीन कितने हैं? यहाँ पर 2 है। तो इसका इस फ्रियोन का नामकरण क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2, 0, 1, 2, या आप इसको 1, 2 भी लिख सकते हो। ये इस फ्रियोन का नाम। इसी तरीके से देखते हैं CfCl3 में, तो X बराबर कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज कार्बन एक है, हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए 1 आ जाएगा। और फ्लोरीन कितने हैं? 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा? 0, 1, 3 या 1, 3 फ्रियोन हो जाएगा। फ्रियोन का प्रयोग किसमें किया जाता है, यानी कि इनका क्या क्या उपयोग होता है? ये अक्रिय विलायकों के अंदर उपयोग किया जाता है, अक्रिय विलायक के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ये एक मतलब बहुत ठंडी गैस होती है, तो इसका उपयोग शीतलक के रूप में करते हैं। जैसे AC के अंदर मान लो, ठीक है, फ्रिज के अंदर भरी जाती है, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करती है। लेकिन ये गैस जो होती है वो वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। वायुमंडलीय ओजोन परत जो होती है वो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों की रक्षा करती है, और उनमें यदि वो सीधी आने लग जाएगी अल्ट्रावायलेट विकिरणें, तो हमारे अंदर त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि स्किन जो है वो सनलाइट से सीधी प्रभावित होने लग जाएगी। तो ओजोन परत में इसकी वजह से एक छेद हो गया है। इसका कौन सा जो तत्व है वो क्रिया ज्यादा करता है,
वो है क्लोरीन। जो है इसका क्लोरीन घटक है वो सर्वाधिक घातक है, क्योंकि O3 से यानी कि ओजोन से क्लोरीन अभिक्रिया करता है, मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती है ये, तो इसलिए CFC जो है वो ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। CFC समझ आई। फ्रियोन क्या होते हैं, बनाना कैसे है, CCl4 के HF से अभिक्रिया करवाने से फ्रियोन बनती है। ठीक है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है, जलता नहीं है, मध्यम विषैला है, रासायनिक रूप से अक्रिय है, इसका क्वथनांक बहुत कम होता है, इसलिए रेफ्रिजरेटर के अंदर, एसी के अंदर इसका यूज किया जाता है। अपना दूसरा यौगिक है CNG, जिसको कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। ये जो CNG है वो भूपर्पटी जो होती है यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उसमें पेट्रोलियम की जो ऊपरी परत होती है, नीचे पेट्रोल होता है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो परत होती है वहां पर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। उन प्राकृतिक गैसों को उच्च दाब पर संपीड़ित करके किसको प्राप्त किया जाता है, CNG को, यानी कि प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके प्राप्त किया जाता है, इसलिए क्या नाम है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, नाम कंफर्म हो गया। CNG के जो अवयव है यानी कि CNG में मुख्य घटक कौन कौन सी गैसों के होते हैं, सबसे ज्यादा पाया जाता है वो मेथेन होता है, मेथेन यानी कि CH4, उसके बाद में दूसरा एथेन है, तीसरा प्रोपेन है और चौथा ब्यूटेन है, यानी कि इन गैसों का मिश्रण होता है 15% तो ये होते हैं और 85% ये होते हैं। ये LPG की तुलना में हल्की होती है। CNG का जो दहन होता है तो उसमें वायु का अनुपात तो होना चाहिए 10% और गैस का अनुपात होना चाहिए 1, यानी कि 10:1 के रूप में ये दहन होती है। ठीक है, पेट्रोल की तुलना में ये अधिक ज्वलनशील होती है, पेट्रोल की तुलना में अधिक ज्वलनशील होती है यानी कि अधिक आसानी से जल सकती है। पेट्रोल से ज्यादा ये पर्यावरण के अनुकूल है, पेट्रोल से ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल है। इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो होता है 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका ऊष्मीय मान होता है। इसको पाइपलाइन से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या भेजा जा सकता है, बिल्कुल रंगहीन, गंधहीन और विषहीन गैस है, जीवाश्म ईंधन से कम हानिकारक है। वाहनों, इसका उपयोग जो किया जाता है वो वाहनों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। CNG जो है वो पेट्रोल की तुलना में वाहनों के अंदर भी उत्तम किस्म के रूप में ही यूज की जाती है। तीसरा जो अपना यौगिक है वो है मेथेन। मेथेन पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, CH4 या मार्स गैस कहा जाता है इसको। कहां पर मिलती है, ये दलदल के अंदर मिलती है, तो इसका उत्सर्जन जो होता रहता है वो चावल के खेत है उसके जो दलदली भाग होते हैं उनके अंदर इसका उत्सर्जन होता है। एक जो रूमिनेंट्स होते हैं यानी कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो उत्सर्जित करते हैं मेथेन को। ठीक है, तो प्रकृति के अंदर तो ये इस तरीके से उत्सर्जित होती रहती है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस यानी कि जो पौधघर तैयार किए जाते हैं उनके अंदर उपयोग में आती है। ये रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, ज्वलनशील है। ठीक है, और इसका प्रयोग किया जाता है वो अग्निशामक यंत्र और गैसीय ईंधन के रूप में मेथेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो अपना कंपाउंड है वो है LPG, जिसको कहा जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, इसे रसोई गैस भी कहा जाता है, पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। जो रसोई में यूज होने वाले सिलेंडर होते हैं उसमें क्या होती है, LPG। LPG कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका प्रभाजी आसवन किया जाता है तो कई प्रकार के अवयव मिलते हैं, उन अवयवों के साथ में ये गैस भी मुक्त होती है। तो उन अवयवों का उच्च दाब पर उसको संपीड़ित किया जाता है, यानी कि गैस जो होती है ना उसको उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है या उच्च दाब लगा करके उसको दबाया जाता है तो वो द्रव में बदल जाती है। ठीक है, गैसें जो होती है वो उच्च दाब यूज किया जाता है तो द्रव फॉर्म में आ जाती है और जब द्रव फॉर्म में आ जाती है तो उनको क्या कर लिया जाता है, सिलेंडर में भर लिया जाता है। तो ऐसे इस पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है तो क्या प्राप्त होती है, द्रवित गैस प्राप्त होती है, जिसको क्या कहा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या LPG कहा जाता है। LPG के अवयव कौन कौन से होते हैं,
ब्यूटेन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ब्यूटेन है, एथेन है, प्रोपेन है, आइसोब्यूटेन है, यानी कि इनके घटक जो है कई बार कंपटीशन एग्जाम में दोनों के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद करने जरूरी भी है। एलपीजी का मतलब अपने घरों में जो सिलेंडर होता है उसमें थोड़ी सी स्मेल सी आती रहती है, तो यानी कि वो क्यों मिलाई जाती है? एलपीजी का रिसाव हो रहा है, ताकि ज्वलनशील है, ईंधन है तो आग पकड़ेगा, इसलिए क्या किया जाता है कि उसमें या तो मरकेप्टन मिलाया जाता है, या इसको क्या कहते हैं, थायो एल्कोहल या थायोल कहते हैं, जिसकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्मेल आती रहती है। क्यों? खुद तो क्या होती है, गंधहीन होती है। ठीक है, वायु से क्या होती है, भारी होती है। इसका जो दहन होता है वो 25:1 में होता है, यानी कि वायु की 25 मात्रा जो इसकी वायु की चाहिए और 1 अनुपात इसका होना चाहिए। ऊर्जा का घनत्व की बात की जाती है तो एलपीजी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, सीएनजी से ज्यादा होता है। इसका उष्मीयमान 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम में होता है। अपन ने पहले भी डिस्कस किया, एलपीजी की तुलना में ये क्या होती है, हल्की होती है। कौन कौन? सीएनजी। तो इसका मतलब भारी कौन सी होगी, ये होगी। नेक्स्ट अपना यौगिक है एथेनॉल या C2H5OH, इसका सूत्र होता है और इसे सामान्य भाषा के अंदर एल्कोहल कहा जाता है। नॉर्मल जो भाषा के अंदर इसको बोला जाता है तो एल्कोहल कहा जाता है। कमरे के ताप पर यह द्रव होता है, रूम टेम्परेचर पर यह द्रव है। इसका गलनांक 156 केल्विन होता है, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है और ये एक अच्छा सोलवेंट है, गुड सोलवेंट है, अच्छा विलायक है। लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है। इसका 1% विलियन जो आयोडीन का है वो आयोडीन टिंचर कहलाता है, जो घाव वगैरह भरने के अंदर काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग कफ सिरप के अंदर किया जाता है, यानी कि जो खांसी की दवाइयां बनाई जाती है उसमें इसका कुछ उपयोग किया जाता है। पेट्रोल के साथ में अल्कोहल एक स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है या स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी जो पहचान की जाती है तो उसके लिए इसमें नीला रंजक मिलाया जाता है। अब ये नीला रंजक मिलाने के बाद में जो अल्कोहल है वो विकृत अल्कोहल कहलाता है। इसका स्टार्टिंग जो अल्कोहल है वो होती है मेथेनॉल CH3OH, यानी कि 1 कार्बन की अल्कोहल है। ये मनुष्य के लीवर में जाने के बाद में, यानी कि यकृत में जाने के बाद में वहां पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है और मेथेनॉल का निर्माण करती है। ये मेथेनॉल एल्डिहाइड होता है जो मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर विषैला होता है ये, तो विषैला होने के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है या फिर उसमें अंधापन आ जाता है। इसके रासायनिक गुणधर्मों की बात की जाती है तो सोडियम के साथ अभिक्रिया को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सोडियम के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। ये एथेनॉल है CH3CH2OH और यहाँ पर ये सोडियम है, तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध है ये टूटता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, सोडियम धातु है, कम विद्युत ऋणी होता है, तो ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ जाता है और जोड़ दो सोडियम को CH3CH2ONA, इसको क्या कहा जाता है, सोडियम एसीटेट कहा जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सोडियम एसीटेट। ये कैसे है, लवण है। उसके बाद में इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के H2SO4 जो होता है यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये निर्जली कारक है, निर्जली कारक मतलब जल निकाल देता है इसमें से। देखिए कैसे निकलता है जल, ये हो गई एथेनॉल, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ CH2OH, तो ये जो जल का अणु है वो बाहर निकल जाता है। अब एक बंद यहाँ से टूट गया, एक बंद यहाँ से टूट गया, यानी कि एक कार्बन ये फ्री, एक कार्बन ये फ्री, तो दोनों के बीच में एक बंद बना दो, यानी कि द्विबंध बन जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, एथीन कहा जाता है। तो जल निकल गया, ये निर्जली कारक है। ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना यौगिक है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल या इसका सूत्र होता है CH3COOH, या इसको IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। कौन सा क्रियात्मक समूह होता है इसमें, क्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COH समूह है ना, ठीक है। इसका 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है, सिरका। सिरका जो होता है वो प्रिजर्वेटिव होता है, अचार वगैरह में डालने के लिए काम में लिया जाता है। इसका गलनांक होता है 290 केल्विन, क्वथनांक होता है 391 केल्विन। इसके रासायनिक गुणधर्मों की बात की जाए तो सबसे पहली अभिक्रिया है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब बनाना, एस्टर का मतलब एस्टर, एस्टर के निर्माण की अभिक्रिया है। ये है एसिटिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया करवा दी अल्कोहल के साथ में।
ये क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहां से H और यहां से OH निकल जाता है, यानी कि जल का अणु जो है वो बाहर निकल जाता है और बनता क्या है, एस्टर। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये जैसे आपने जल का अणु बाहर निकाला वैसे वैसे जोड़ दो। ये लो CH3 का CH3, C डबल बॉन्ड O का C डबल बॉन्ड, यहां से ये बंध टूटा तो यहाँ जोड़ दिया CH2 और ये इधर का इधर CH3। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवानी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, इसका सूत्र हो गया सोडियम का सोडियम, हाइड्रोक्साइड के लिए OH। यहां से भी ये बंध टूटेगा, यहां से बंध टूटेगा तो वही सेम है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा तो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और ये H2 जो है वो बाहर निकल जाता है, सोडियम एसिटेट बनता है। यदि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवाई जाती है, वही सेम ही अभिक्रिया होगी। यहाँ से ये बंध टूटेगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, सोडियम एसिटेट बनेगा। जब कार्बोनेट हो तो हमेशा लगभग लगभग CO2 निकलती है और साथ में क्या निकल जाएगा, जल का अणु बाहर निकलता है। ये अपने कार्बन के मुख्य मुख्य यौगिक थे। आशा है कि समझ आए होंगे। यदि और अच्छे तरीके से आपको समझाने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।